नमस्कार, मैं डॉली और एनसी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के विस्तार से पहले एक झलक डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हथियार की नोक पर डकैती डाल फरार हुए बदमाश। परिषद में उठा विक्टोरिया मार्केट के जीर्णोद्धार का मामला। ससुरालियों द्वारा अत्याचार करने पर पीड़िता पहुंची एसपी जन सुनवाई। और अब खबरें विस्तार से। घर में सो रहे एक परिवार के सदस्यों को हथियारों की नोक पर बंधक बनाकर एक बार फिर डकैती डालकर लूट ले गए बदमाश। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के बेलाकापुरा में रहने वाले अजय शर्मा आज सुबह जब परिवार के सदस्यों के साथ सो रहे थे तभी अचानक 6 हथियारबंद बदमाश उनके घर में दाखिल हो गए। बदमाशों के घर में घुसते ही जैसे ही अजय शर्मा चिल्लाए तो बदमाशों ने अजय शर्मा के साथ साथ घर के सभी सदस्यों को हथियार की नोक पर बंधक बना लिया तथा अजय शर्मा के साथ मारपीट करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद बदमाश अजय शर्मा की पत्नी के गले से मंगलसूत्र व सोने की चेन व अलमारी में रखे 25,000 रुपए लूट कर ले गए। मैंने कहा ये कहाँ से आपको है, कहाँ से बोले क्या तेरे बाला के बाद पैसा मेरे को कुछ नहीं मिला निकालते हैं। डकैती की वारदात होने के बाद अजय शर्मा ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई तथा जांच पड़ताल कर मामला दर्ज कर लिया व फरार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। अरविंद दुबे हैं जो, और उनके घर में 4-5 लोग रात में करीब 2-2:30 बजे घर में गए थे। घर में जाकर के उनने उनके हाथ से 25,000 रुपये एक चेन उनका लूट करके ले गए हैं, जिसको हमने पंजीबद्ध करके प्रकरण विवेचना चालू की। इस घटनाक्रम में अरविंद दुबे को सिर में चोट भी आई, उनको भी इलाज कराया गया। हाँ, आरोपियों ने हथियार का प्रयोग किया है। हथियार का प्रयोग नहीं किया, हथियार इस्तेमाल किया दिखाया था उन्होंने, जो फरियादिया के अनुसार कट्टे और लाठी डंडे थे उनके हाथ में। नहीं, अभी पुलिस लगी है शोर, टीम बनाकर काम चालू है। खंडवा की जेल में बंद विभिन्न अपराधों में गिरफ्तार 7 आतंकी आज जेल स्टाफ पर हमला कर जेल से भाग निकले। आतंकियों के भागने के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट कर दिया गया, जिसका असर शहर में भी देखने को मिला। विभिन्न अपराधों में गिरफ्तार किए गए तथा खंडवा की जेल में बंद 7 आतंकवादी आज जेल की बाथरूम में सेंध लगाकर तथा जेल स्टाफ पर हमला कर वहां से भाग निकले। आतंकवादियों के फरार होने के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसका असर शहर में भी देखने को मिला, जहां पुलिस की चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी देखने को मिली। इस दौरान पुलिस ने बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर कड़ी निगरानी रखते हुए यात्रियों की चेकिंग भी की। हमारे पास उनके लिए सूचना आ चुकी है सुबह, और सभी हमने अधिकारी कर्मचारियों को अपने जो है उनकी फोटोग्राफ प्लस डिटेल्स उनकी दे दी गई है और लगातार नजर रखी जा रही है। 3 साल पहले भीषण अग्निकांड में तबाह हुई विक्टोरिया मार्केट के पुनः जीर्णोद्धार पर आज आयोजित परिषद की बैठक में जमकर हुई बहस। आज आयोजित हुई नगर निगम परिषद की बैठक में 3 साल पहले महाराज बाड़े पर भीषण अग्निकांड में जलकर खाक हुई विक्टोरिया मार्केट के जीर्णोद्धार को लेकर चर्चा की गई। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरते हुए कहा कि जब निगम के बजट में प्रावधान है तो मामले को शासन के पास प्रस्ताव भेजने की बात क्यों की जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सभापति ने 1 माह में ही मार्केट का निर्माण शुरू करने का निर्णय सुनाया था। साथ ही इसके लिए महापौर की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया गया, लेकिन कमेटी ने अभी तक कोई काम नहीं किया
और न ही अधिकारियों ने मार्केट निर्माण के लिए कोई योजना तैयार की। ऐसे हालात में परिषद के निर्णय से व्यापारियों का विश्वास डगमगाने लगा है। परिषद की आज जैसी बैठक स्टार्ट हुई तो वार्ड क्रमांक 50 के पार्षद भाई बलराम डिंगरा के द्वारा ये बात उठाई गई कि विक्टोरिया मार्केट जो आज से लगभग 4 साल पहले इसमें एक अकारण जिस दिन आग लग गई थी, तो आग लगने के परिणाम स्वरूप आज तक वो यथावस्था में बैठी हुई है। विपक्ष के द्वारा समय समय पर कई बार ये बात उठाई गई कि वो जो विक्टोरिया मार्केट का जो पुनर्निर्माण करने का ठहराव परिषद के द्वारा सर्वसम्मति से कर दिया गया है, उसको दोबारा से पुनर्निर्माण कराया जाए। पिछले 15 दिन पूर्व भी ये बात आई थी, लेकिन चूंकि लगभग 4 साल तक हमें बीत जाने के पश्चात भी आज दिनांक तक उसमें 1 रुपये का कोई काम प्रारंभ नहीं किया गया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के द्वारा हमारे द्वारा ये बात उठाई गई है कि जब 6 करोड़ रुपए का प्रावधान नगर निगम के द्वारा विक्टोरिया मार्केट के पुनर्निर्माण करने को लेकर बजट प्रावधान हम लोगों ने किया है, तो नगर निगम को चाहिए कि विक्टोरिया मार्केट के दुकानदार भाई जो आज अस्थायी दुकान लगाकर फूलबाग पे बैठे हुए हैं, जो आज रोजी रोटी से मोहताज हो गए, उनमें से कई दुकानदार तो ऐसे हैं जो वहाँ दुकान भी नहीं खोल पा रहे हैं क्योंकि उनकी कोई बिक्री नहीं हो रही है। वो छोटे छोटे दुकानदार थे। ऐसी स्थिति में उन मार्केट के दुकानदार भाइयों को बिल्कुल आजीविका का बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को लेकर आज हम लोगों ने सत्ता पक्ष का क्या रुझान दिख रहा है? सत्ता पक्ष का कहना ये है कि बार बार जैसे कि आपने अभी देखा कि सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य लोग राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से उनको और उनके ग्वालियर के तमाम भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष को यह राजनीतिक फायदा उठाने का मौका क्यों दे रहे हैं? आज आयोजित हुई कलेक्टर जन सुनवाई में दबंगों द्वारा विद्यालय भूमि पर कब्जा कर उसे अपने हित में उपयोग में लेने व तेज आवाज में लाउड स्पीकर चलाकर मोहल्ले वासियों को परेशान करने के विरोध में दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग को लेकर मामले आए। आज आयोजित हुई कलेक्टर जन सुनवाई में कलेक्टर पी नरहरि द्वारा कुल 323 मामलों पर जन सुनवाई की गई। आज आयोजित हुई कलेक्टर जन सुनवाई में शासकीय भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा कर वहां चल रहे विद्यालय को हटाने तथा तेज आवाज में लाउड स्पीकर चलाकर मोहल्ले वासियों को परेशान करने का मामला आया। स्कूल को हटा दिया गया। किसने हटा दिया है? मतलब लोगों ने पंडित ब्राह्मण और आगे जो रहने वाले। आपने कंप्लेंट नहीं की है? कंप्लेंट की, सुनवाई नहीं होती। कौन से थाने में कंप्लेंट किया? थाने को। आप आज कलेक्टर ऑफिस आई हैं तो कलेक्टर साहब ने क्या कहा? जवाब नहीं दिया। जन सुनवाई में आए हरनामपुरा मोहल्ले के निवासियों का कहना था कि हरनामपुरा में हरनामपुरा नाम से शासकीय प्राथमिक विद्यालय संचालित है, लेकिन कुछ दबंगों ने विद्यालय को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया है, जिससे विद्यालय की दूरी अधिक होने के कारण बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं तथा बच्चों की पढ़ाई भी बंद हो चुकी है। मंदिर परिसर में संचालित यह स्कूल लगभग 50 वर्ष पुराना है, लेकिन दबंगों ने इसे शासकीय भूमि बताकर वहां से हटा दिया तथा उस पर कब्जा कर अपने अपने हित में उपयोग करने लगे हैं। साथ ही साथ वहीं के कुछ असामाजिक तत्व मंदिर को हड़पने के उद्देश्य से गत 3 माह से रामायण पाठ के बहाने से रात में लाउड स्पीकरों की आवाज तेज कर देते हैं, जिससे मोहल्ले वासियों को रात में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा वृद्ध लोग मानसिक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। अतः उन्होंने कलेक्टर से मांग करते हुए कहा कि शासकीय भूमि को तुरंत दबंगों के कब्जे से मुक्त कराने की कृपा करें ताकि बच्चे विद्यालय जा सके और साथ ही लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगवाने की भी कृपा करें। मंदिर के सारे पेड़ कटवा दिए गए हैं। मंदिर में जाते हैं तो भगा देते हैं, जाने नहीं देते और आज धक्का मुक्की कर दी, भगा दिया और जात पात का वो 70 साल पुराना स्कूल था वो बंद करवा दिया गया और भगाते हैं। मतलब हमारे सारे बच्चों को भगा देते हैं, डांटते हैं और आज गए थे धक्का मुक्की करके भगा दिया था सारे बच्चों को। हमको भी वो बड़े थे हमारे साथ, उन्होंने धक्का मुक्की कर दिया था तो पुलिस वाले आए थे, देख दाख के चले गए और वो भागवत डाल दिए। तो इतने तेज साउंड में बोलते हैं, मतलब साउंड में भागवत करते हैं कि ना सो पाते ना कुछ, काफ़ी जोर से चल रहा है तो उसका साउंड खोल देते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, पढ़ने लिखने में भी प्रॉब्लम होती है और सारे पेड़ 55,000 रुपये के पेड़ कटवा चुके हैं। परीक्षण किया जाएगा जो भी समाज के हित में और शासन के दृष्टि से जो भी हितार्थ है उसके अनुरूप ही वहाँ पे उचित स्थान पर गरीब लोग थे वहाँ, परीक्षण करेंगे, वो नियम बने हुए हैं।
वहीं जनसुनवाई में दूसरा मामला ओहदपुर निवासियों का आया। उनका कहना था कि प्रशासन के आदेश के बाद सर्वे क्रमांक 125 व 145 में तार फेसिंग करने के उद्देश्य से स्थायी चिन्ह लगाए गए थे, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहां पर मौजूद गार्ड के साथ मारपीट करते हुए स्थायी चिन्ह तोड़ दिए गए, जिसकी शिकायत निवासियों द्वारा संबंधित थाने में भी की जा चुकी है, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः निवासियों ने मांग करते हुए कहा कि तार फेसिंग करते वक्त पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। में आया एक मतलब हमारे लिए गंभीर समस्या है। हमारी होटल में जमीन है, सर्वे नंबर जमीन हमारी, उस जमीन को लेके एक रामेश्वर दयाल का नाम समुद्रा देवी से विवाद चला था कब्जे को लेकर। तहसील से सुप्रीम कोर्ट तक समुद्रा देवी के पक्ष में ये फैसला हुआ है, थोड़ा जोर से। और आज 23 तारीख को कलेक्टर साहब ने सीमांकन का आदेश किया था। वो आदेश के तहत सीमांकन भी हुआ था। चिन्हबद्ध मुड्डिया कदम गाड़ी गई थी और तो मुड्डिया कदम विरोधी पार्टी ने तोड़ दी। तो आपने उसकी रिपोर्ट करी? हमने उसकी रिपोर्ट थाना विश्वविद्यालय में करी 25 तारीख को। आज दिनांक तक उन लोगों की किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2 वर्ष पूर्व हुआ विवाह बना नीता जाटव के लिए अभिशाप। वहीं पढ़ने के लिए भेजे बालक को किया प्राचार्य ने ही गायब। ऐसे ही आवेदन आए आज एसपी जनसुनवाई में। शब्द प्रताप आश्रम के पास रहने वाली नीता राजपूत की शादी 2 साल पहले अखिलेश राजपूत के साथ हुई थी। शादी के दौरान नीता के पिता ने ससुराल वालों की मांग पर 7,51,000 रुपए नगद दिए थे, लेकिन शादी के लगभग 3 महीने बाद से नीता के पति अखिलेश व उसके ससुराल वालों द्वारा उसे परेशान किया जाने लगा तथा 2 लाख रुपए नगद व गाड़ी की मांग भी करने लगे। जब नीता ने इसे देने में असमर्थता जताई तो नीता के ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट कर दी तथा नीता के द्वारा बच्ची को जन्म दिए जाने के बाद से उसके ससुराल वाले तथा खुद बच्ची का पिता उसे लड़की होने पर कोसने लगे तथा उसके साथ इस कदर मारपीट करते थे कि उन्होंने नीता के शरीर पर कई जगह ब्लेड मार दिए। इसको लेकर नीता ने कई बार थानों में आवेदन दिए, लेकिन जब पुलिस द्वारा कोई सुनवाई नहीं हुई तो नीता आज एसपी जनसुनवाई पहुंची तथा पुलिस अधीक्षक से इस अत्याचार से मुक्ति दिलाने की बात कही। सर मेरी शादी को 2.5 साल हो गए हैं। मेरे ससुराल वाले मुझे 2 लाख रुपए और एक ऑल्टो कार के लिए जब से मेरी शादी हुई है तब से परेशान कर रहे हैं। सर मेरे मम्मियाँ ससुर गुंडे टाइप के हैं, वो ना मुझे मारने पीटने आ जाते हैं। मेरी सास नंदे और ससुर और मम्मियाँ ससुर सर ये लोग मुझे जब से मेरी शादी हुई है तब से परेशान कर रहे हैं सर। और मेरी 1.5 साल की बच्ची है, कहते हैं लड़की क्यों पैदा कर ली, लड़की पैदा कर ली। हमारी तो पहले से 3 लड़कियाँ थी, एक लड़की और पैदा कर ली। उसे सर पानी की बाल्टी में डुबो के मारने का प्रयास करते हैं। मैं उसे बचाती हूँ तो सर मुझे भी जान से मारने का प्रयास करते हैं। कहते हैं मेरा पीछा छोड़, मुझको तलाक दे। सर मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई है। क्या नाम पति का, क्या करते हैं? क्या करते हैं आपके पति? मैं अपने घर से घर से चलाती हूँ सर। मैं कॉलेज में पढ़ाई अपने घर से चलाती हूँ। अच्छा आपके पति क्या करते हैं? सर वो मेरे मम्मी और ससुर के साथ बिजनेस करते हैं और कहते हैं कि मेरा पीछा छोड़, मुझे तलाक दे, नहीं तो तेरी जान से मार डालूंगा। और सर मेरे किसी महिला से संबंध है? सर मुझे पता नहीं है सर। क्या हाथ पैर में कैसे मारा है? सर मेरे को ब्लेड चलाते हैं, मेरा गला दबाते हैं, मेरी बच्ची उन्होंने जो अपनी बात कही है उसके लिए उसके ऊपर जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है उस प्रकार का परीक्षण करा के कराया जा रहा है तत्काल। ऐसी बात उन्होंने कही है तो दोनों विषयों को कि पुलिस ने क्यों नहीं कार्रवाई की और उनके उस पर वैधानिक कार्रवाई क्या होनी चाहिए थी वो आज ही कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। तो दोनों विषय मैंने कहा आज ही उसमें जो भी विषय था उसको संज्ञान में लिया गया, आज उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है सुनिश्चित कराई जा रही है। वहीं जनसुनवाई में दूसरा मामला मऊ के रहने वाले 10 वर्षीय कोमल जाटव के परिजनों का आया। कोमल के पिता कल्याण सिंह जाटव ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए कहा कि उनका बेटा मुरार 7 नंबर चौराहा स्थित शासकीय दृष्टि एवं श्रवणवादी तार्च माध्यमिक विद्यालय में हॉस्टल में रहकर पढ़ता है। कोमल के पिता ने विद्यालय के प्राचार्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका बेटा पिछले कुछ दिनों से गायब है, जिसके पीछे स्कूल के प्राचार्य का ही हाथ है।
और जब वह रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो पुलिस द्वारा उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। अतः उन्होंने एसपी से शिकायत करते हुए कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्यवाही कर उनके बेटे को ढूंढवाने का प्रयास किया जाए। समस्या हमारी है साहब, हमारा 27 तारीख को बच्चा गुम हुआ है, स्कूल से गायब किया गया है। स्कूल प्रबंधन ने गायब किया है हमारे बच्चे को। कोमल सिंह नाम है उसका। क्या है कि सर जब भी हम उनसे मिलने जाते थे तो पहले गेट पर लॉक रहता था, तो चौकीदार जो भी वहाँ गेट कीपर रहता था पहले लॉक खोलता था, उसके बाद में हमारे साइन लेता था, तब हमको बच्चे से मिलने दिया जाता। इतनी सारी व्यवस्था है वहाँ पर। नाइट में भी 4-5 चौकीदार रहते हैं वहाँ पर। तो हमारा इतनी कड़ी चौकसी में बच्चा कैसे गायब हुआ, हमें पूरा शक है कि हमारे बच्चे को वहाँ से गायब किया गया है या उसके साथ कोई मतलब घटना घटित हुई है। मतलब स्कूल का जो भी प्रबंधन है वहाँ उनकी सबकी मिली भगत है। 5 दिन हो गए, 5 दिन से उन लोगों के पास हम गए, रिक्वेस्ट की, हमने कहा आप पेपरबाजी करवाइए, थोड़ा मीडिया में जाइए आप, तो वो लोग कोई गया नहीं। कल भी गए, परसों भी गए, 3 दिन से हम कंटिन्यू वहाँ पर जा रहे हैं। बोले हमने थाने में आवेदन दे दिया है। थाने में गए तो थाने में जाके उन लोगों ने दूसरी चीज़ बताई और वहाँ पर जो चौकीदार वगैरह वो कुछ अलग बता रहे हैं। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ता था, क्या है? ये दृष्टि एवं बधिर ऐसे मुँह बधिर स्कूल है, 7 नंबर चौराहे के पास में। उसी में 3-4 महीने से हॉस्टल है, उसी के अंदर उसी में रहता था बच्चा हमारा। क्या आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी हमने। पुलिस वगैरह की अभी कोई वो तो अपनी प्रोसेस है वो चला रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। 5 दिन हो गए हमारे। तो अभी आपको क्या आश्वासन दिया? यहाँ पर भी एसपी साहब के पास गए तो उन्होंने बस साइन करके ऐसे कुछ रख दिया है वहाँ पर। नहीं, मेरे पास ये भिंड जिले से आए थे कुछ लोग और उनका ऐसा कहना है कि ऐसी स्थिति है। तो उसमें डेफिनेटली जो आप बता रहे हैं कि शासकीय जो विद्यालय है जहाँ पे इस तरह के बच्चे रहते हैं, उन्होंने भी अपने तरफ से प्रयास किए होंगे और साथ ही साथ लोकल पुलिस को भी निर्देशित किया गया वहाँ से पता करें तो मूलतः बच्चे के कहाँ जाने की संभावनाएं है और उनका क्या मत है जो संचालक हैं वहाँ के, और उसको पता किया जाकर जितनी जल्दी हो सके। इसी तरह जनसुनवाई में तीसरा मामला नारायण विहार कॉलोनी में रहने वाले मोनू श्रीवास्तव की पत्नी अलका श्रीवास्तव का आया। अलका का कहना था कि वह नारायण विहार कॉलोनी में पिछले 10 वर्षों से प्रदीप सिकरवार के मकान में किराए से रह रहे हैं। अभी 3 दिन पहले जब अलका के पति काम पर गए थे तभी पीछे से उसी मकान में रह रहे सोनू गुर्जर अलका को अकेला पाकर उनके कमरे में घुस गया तथा अलका को पकड़कर जबरदस्ती करने का प्रयास करने लगा। अलका द्वारा चिल्लाने पर अलका के ससुर व पड़ोसी द्वारा सोनू को वहां से भगाया गया। जब अलका ने सारी बात उसके पति को बताई तो पति जब सोनू को समझाने गए तो सोनू व उसके दोस्त ध्यानेंद्र ने अलका के पति के साथ मारपीट शुरू कर दी व अभद्र गालियां भी दी। इतना सब कुछ होने के बाद अलका व उसके पति ने सोनू व ध्यानेंद्र के खिलाफ गोले का मंदिर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अलका ने एसपी संतोष सिंह से इस मामले में जल्द से जल्द कार्यवाही कर सोनू व उसके दोस्त के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की। हमारे साथ घर में कोई नहीं था और मेरे ससुर थे उस समय और उसने अकेला पाके मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। सोनू गुजर वो कुछ नहीं पढ़ता था, वो बाहर दुकान में रहता था। उसने अकेला देख के मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। हाँ, थाने में शिकायत की और रिपोर्ट भी की थी और वो छूट गए हैं। अब वो धमकी दे रहे हैं मेरे पति को जान से मार देंगे और हमारे साथ मारा था, इनको मारा था। मोहल्ला वाले सब इकट्ठे हो गए थे, इस वजह से उनको भी मारा। इस वजह से कौन लोग उनको मारा? इनका नाम तो हमें पता नहीं, पड़ोसी है उनको मारा। हाँ, गुंडा हाँ ऐसे थे। कितने लोग हैं? 2 लड़के थे। इसमें 2 पक्ष हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें पक्ष द्वारा मारपीट की गई और उसमें पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई, तो उसमें एफआईआर की जा चुकी है, उसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जा रही है। साथ ही साथ इन्होंने कुछ अन्य बातें उसमें बताई हैं कि वो पक्ष अनावश्यक इनको परेशान करता रहता है इसको लेकर, तो उसके बारे में भी जांच करके कार्रवाई कराई जा रही है। 2nd बटालियन एसएएफ का स्थापना दिवस आज बटालियन परिसर में मनाया गया। इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। कंपुई से 2nd बटालियन एसएएफ का स्थापना दिवस आज बटालियन परिसर में मनाया गया। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह रक्तदान शिविर रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से आयोजित किया गया था। आयोजित हुए इस रक्तदान शिविर में बटालियन कमांडेंट
विनीत खन्ना की पत्नी रेडियो एसपी हिमानी खन्ना ने भी रक्तदान दिया। साथ ही साथ इस अवसर पर बटालियन तथा रेडियो के भी सभी अधिकारियों ने रक्तदान किया। ये 2nd बटालियन है। ये 1 अक्टूबर 1950 को स्थापित हुई थी। तो क्योंकि 1 अक्टूबर को स्थापित हुई थी तो इस कारण से 1 अक्टूबर को स्थापना दिवस कहा जाता है। तो 2nd बटालियन का जो दूसरी वाहिनी MPSF है, इसका आज स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के रूप में आज यहाँ पर कुछ स्टाफ के वेलफेयर के लिए कार्रवाई की जा रही है और साथ में कुछ जो पुलिस विभाग की नागरिकों के प्रति जिम्मेवारी होती है उसका एहसास करते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। तो उसके तहत आज सुबह जैसे ही दिन की शुरुआत जो की गई तो उसमें जो जवान हैं, जो स्टाफ है, जो हमारे कर्मचारी हैं, उनको जो पुलिस में उच्च स्तर का जो तनाव रहता है उससे कैसे मैनेज करना चाहिए, इस सिलसिले में विवेकानंद नीडम के साथ में के सहयोग से एक वो तनाव मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और साथ में योगा एक ये इस विषय पर व्याख्यान हुआ है। और उसके बाद में जो यूनिट में हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर राजपूत हैं, उनके तत्वावधान में यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है, जिसमें कि हमारी अपेक्षा हुई है कि हमारे जो जवान हैं वो अपना रक्तदान करें, रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ में मिलकर के रक्तदान करें। मुखबिर की सूचना पर आज पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र के दौलतगंज स्थित एक मकान में बंद कमरे में से युवक युवती को पकड़ा। दोनों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया। चला चला अरे मानूंगा क्या, मैंने कितना मना किया, क्या करेंगे। पुलिस आरक्षक के बेटे की फैक्ट्री में काम करते समय अचानक हुई मौत के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है कोई सुनवाई। एक पुलिस वाले को ही पुलिस के सामने लगाने पड़ रहे हैं कई चक्कर। कांचमील में रहने वाले जीतू उर्फ शैलेंद्र तोमर भूतेश्वर मंदिर के पास स्थित पंगोले बनाने वाली दिव्या फैक्ट्री में पैकिंग करने का काम करता था। गत शाम फैक्ट्री में जीतू के बेहोश हो जाने पर फैक्ट्री प्रबंधक जीतू को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसकी नब्ज टटोलते हुए उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद फैक्ट्री मालिक ने जीतू के परिजनों को सूचना देते हुए कहा कि जीतू की फैक्ट्री में करंट लगने से मौत हो गई है। जब जीतू के परिजनों ने जीतू के शव को देखा तो उसके शव पर कई चोटों के निशान थे, जिनको देखने के बाद परिजनों का कहना था कि करंट लगने पर इस तरह के निशान नहीं हो सकते। जीतू के पिता ब्रजराज सिंह तोमर, जो कि मुरार थाने में आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं, उनका कहना है कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। पुलिस वाला होते हुए भी पुलिस मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। जीतू के परिजनों ने इस मामले में सही ढंग से जांच करने की मांग की। मेरा बड़ा बच्चा है जीतू उर्फ शैलेंद्र तोमर। क्या हुई, क्या भाई इनने हमें जो कल गुमराह रखा जो बताया था, इन्हें कल जो 2 बजे घटना है, 2 बजे लड़का जो खत्म हो चुका है वहीं फैक्ट्री में है। इस बार इनने मेरे से यहाँ आके कहा, बोले करंट लग गया है। तो मैं शाम को जैसे आया भक्के तो यहाँ ये ऑटो से लेके आ ही पाए, जैसा मैं आ गया तो डॉक्टर ने नब्ज देखी, बोले लड़का खत्म हो चुका तुम्हारा, ठीक है। इसके बाद यहाँ कर गया मेरे को। जब आज घटना देखी मैंने आके शरीर देखा तो पूरे शरीर में चोट है, सिर में चोट है, घाव उसके, छाती में चोट है, पीठ में चोट है, उसके घुटना दोनों छुले। तो मतलब करंट लगा तो आगे फेंकता दुनिया का चोट होती, इतनी होती, ठीक है। याद हमें तो सूचना दे, कोई सूचना दी, इसकी लापरवाही मतलब उससे जो फैक्ट्री मालिक है उसने जो घटना कराई वो वहाँ के लड़के ने उसने मरवाया है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस एवं स्वर्गीय डॉक्टर केडी शर्मा की स्मृति में आज केआरजी कॉलेज में वृद्ध विधिक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस एवं डॉक्टर केडी शर्मा की स्मृति में एक वृद्ध विधिक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध वैज्ञानिक रह चुके वृद्ध अन्ना काकड़े जी को भी सम्मानित किया गया। साथ ही साथ इस अवसर पर एक हेल्थ शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा छात्राओं का परीक्षण भी किया गया। यह हेल्थ शिविर पूर्णतः निःशुल्क रखा गया था। आयोजित हुए इस हेल्थ शिविर में छात्राओं को निःशुल्क परीक्षण दिया गया तथा दवाइयां भी वितरित की गई। स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे और उसी उनके सम्मान में हमने आज एक वृद्धजन का भी किया है।
आदरणीय अन्ना काकड़े जी, जो पीईबी से रिटायर्ड हुए हैं और काफ़ी प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं। उनके इंटरनेशनल जर्नल की कई पेपर्स हैं। सभी प्रकार की बीमारियां बच्चे करते हैं, सभी प्रकार के समुदाय के डॉक्टर्स आए हैं। सभी प्रकार के समुदाय के डॉक्टर्स आए हैं, जैसे कि आई के भी आए हैं, है ना, और मेडिसिन के भी हैं, पेडियाट्रिक्स भी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं। मकान कब्जे को लेकर भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष ने महिला वकील के दफ्तर में घुसकर की तोड़फोड़, साथ ही साथ महिला वकील को जान से मारने की भी दी धमकी। वकील गोविंद दीक्षित की मौत के बाद से गोविंद दीक्षित की पत्नी अल्पना दीक्षित नजरबाग मार्केट स्थित उनके दफ्तर की देखभाल करती है। गत शाम अल्पना दीक्षित दफ्तर में बैठी थी, तभी मुरैना से भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष नागेंद्र सिंह तिवारी अपने साथियों के साथ उनके दफ्तर पहुंचा तथा दफ्तर में तोड़फोड़ करते हुए अल्पना दीक्षित को जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया। घटना के बाद अल्पना दीक्षित ने कोतवाली थाने जाकर जिलाध्यक्ष व उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। वहीं पुलिस को पूछताछ में पता चला कि अल्पना दीक्षित का मानिक विलास कॉलोनी में एक मकान है, जिस पर दोनों अपना अपना कब्जा जमाते हैं। उसी के चलते कल जिलाध्यक्ष नागेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने नागेंद्र व उसके साथियों के खिलाफ दफ्तर में तोड़फोड़ करने व महिला को जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया है। संभागीय हाट बाजार में शुरू हुए क्राफ्ट मेले में शिल्पकारों द्वारा शानदार कलेक्शन प्रस्तुत किए गए, जो शहर वासियों को अपनी ओर आकर्षित करते नजर आ रहे हैं। मुंशीलाल शिक्षा एवं जन कल्याण समिति की ओर से फूलबाग स्थित संभागीय हाट बाजार में चल रहे क्राफ्ट मेले में इस बार युवाओं में गरबा और डांडिया की ड्रेसेस की क्रेज को देखते हुए स्पेशल गुजराती डिजाइन की चनिया चोली और धोती कुर्ता का बेजोड़ कलेक्शन मौजूद है। वहीं मेले में शिल्पकारों द्वारा लगाई गई बनारस की रनिंग क्लॉथ और चंदेरी की साड़ियों की दुकानें भी शहर वासियों को अपनी ओर आकर्षित करती नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो क्राफ्ट मेले में इस बार हर किसी के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। चीज के हिसाब से जैसे बेडशीट वगैरह है, ये करीब 15 दिन के करीब हो जाते हैं, तो सूट साड़ी कम से कम हफ्ते भर हो जाते, तो कोई अच्छा काम करने वाला हो तो 2 दिन में निकाल देते हैं। शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दर्शन सिंह के नेतृत्व में आज आयोजित हुई कांग्रेसियों की बैठक में राहुल गांधी के ग्वालियर दौरे के कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई। शहर जिला कांग्रेस कमेटी की प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक आज कांग्रेस कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दर्शन सिंह ने बैठक में उपस्थित सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से 17 अक्टूबर को होने वाले राहुल गांधी के दौरे को सफल बनाने का आह्वान किया। इस दौरान शहर अध्यक्ष ने कहा कि 17 अक्टूबर को मेला ग्राउंड पर आयोजित होने जा रही जन आक्रोश महासभा भाजपा सरकार के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। इस दौरान उन्होंने सभी पदाधिकारियों से अपने क्षेत्रों से रैली निकालकर अधिक से अधिक संख्या में सभा स्थल पर पहुंचने को कहा। बैठक में कांग्रेस उपाध्यक्ष इस्माइल खान, सुनील शर्मा, काशीराम देहलवार, राजू चौधरी आदि सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। वो जहाँ से भी हम निकलेंगे तो 3 या 4 किलोमीटर का एरिया हमारा पड़ता है, चाहे हम किला गेट से निकलें या हम बाड़े से निकलें या अम्बरार से निकलें। ऐसी परिस्थिति में हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये ऐतिहासिक सभा जो 1985 में राजीव गांधी जी ने जो सभा ली थी, उसके बाद आज जो सभा हो रही है राहुल गांधी जी के मुख्य नेतृत्व में, श्रीमती ज्योति सिंधिया जी के नेतृत्व में, इस ऐतिहासिक सभा में लाखों की तादाद में लोग पूरे सम्मान से ग्वालियर पधारेंगे। देश में शांति का संदेश देने के उद्देश्य से ब्रह्म कुमारी के युवा प्रभाग द्वारा 28 राज्यों में निकाली जा रही युवा साइकिल यात्रा ने आज शहर में प्रवेश किया। इस दौरान साइकिल यात्रा का जगह जगह स्वागत भी किया गया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सामाजिक उत्थान तथा देश में शांति के लिए 28 राज्यों में साइकिल यात्रा रैली निकाली जा रही है। 15 सितंबर को भोपाल से निकली साइकिल यात्रा ने आज शहर में प्रवेश किया। साइकिल यात्रा में शामिल युवाओं द्वारा अपनी इस यात्रा से विश्व में शांति का संदेश दिया गया। युवाओं द्वारा निकाली गई साइकिल यात्रा का तानसेन नगर पर स्वागत किया गया, जिसके बाद यह यात्रा
शहर में विभिन्न स्थानों पर भ्रमण के लिए निकल गई। आज के समाचार अब यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।